नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, देश में सबसे बड़ी खबर ये है, चलो खैर बड़ी खबर छोड़ो, छोटी खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरों पे बात करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय खबरें ये हैं कि एक फिल्म आती थी, आपको याद हो, टीवी पे सीरियल था भारत की खोज। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पूछते हैं देश के लोगों से एक जनसभा में कि ये भारत माता कौन है। तो वो कोई जवाब नहीं दे पाए, तो उन्होंने कहा कि हम जो हर इंसान है भारत का, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो कर्मचारी है या कोई भी है, हम सब ही भारत माता हैं। और पंडित नेहरू ने भारत माता का जो एक दृष्टिकोण देश को दिया था, उस दृष्टिकोण को फिर आरएसएस ने एक झंडे वाली माता और साड़ी पहने हुए उसको भारत माता के तौर पे दर्शाया। और इस तरीके से हमने ये जाना कि भारत माता के दो रूप ये हैं, नेहरू जी वाला और फिर आरएसएस वाला। अब इजराइल जाने के बाद देश को पहली बार पता चला है कि इंडिया इज़ भारत माता, यानी कि मदरलैंड, और जो इजराइल है जो वो फादरलैंड है। और राजनीति के जो भी लोग दिलचस्पी रखते हैं या फिर लिटरेचर में रखते हैं या देश के इतिहास में रखते हैं, एक नई परिभाषा मोदी जी ने दे दी है। मोदी जी का इतना तो समझ में आता था कि वो जब कोई अंग्रेजी बोलता है तो वो हंस देते हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने बहुत ही गूढ़ चीज़ें बताई हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि जिस दिन इजराइल को मान्यता मिली उसी दिन उनका जन्म हुआ था। तो त्यागी जी से हम ये जानना चाहेंगे कि अगर भारत माता है तो इजराइल भारत पिता कैसे हुआ, और मोदी जी को इस खोज के लिए स्वयं को ही भारत रत्न क्यों ना देना चाहिए। तो आप जरूर इस पर अपने विचार रखना दोस्तों। सर, सबसे बड़ी खबर है ये, और इस पर एक व्यापक चर्चा बनती है जो खोज मोदी जी ने की है कि भारत माता है और इजराइल फादरलैंड है। कैसे समझें इस चीज़ को हम? देखिए, पहले तो हम ये स्पष्ट कर दें कि ये जो वीडियो आया उनका, ये काट छाट क्या है, 10 सेकंड का है सिर्फ। अब स्पष्टीकरण ये आया है जो मैं पढ़ पाया हूँ कि वो जब भारतवंशियों को वहाँ संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने उनसे ये कहा कि इजराइल फादरलैंड है और भारत मदरलैंड है। इतना सा स्पष्टीकरण देने के बाद अब हम बात करते हैं इसमें। तो जो यहाँ से लोग गए हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं, हालांकि बामुश्किल हिंदुओं की संख्या मैं देख रहा था 10 से 15 हज़ार के बीच है। बहुत कम है जी, मतलब ना के बराबर। क्योंकि देश की पॉपुलेशन उसकी 1 करोड़ है और उस 1 करोड़ में भी 18% वहाँ मुसलमान है, बाकी यहूदी हैं, और हिंदुओं का तो कुछ है ही नहीं। तो अब हमारे यहाँ तो माँ की भूमि और बाप की भूमि अलग अलग थोड़ी होती है, एक ही होती है। तो मातृभूमि, मदरलैंड का मतलब होता है मातृभूमि। तो आरएसएस की विचारधारा में 3 प्रकार की चीज़ें बताई गई हैं भूमि। एक है मातृभूमि, एक है पुण्य भूमि और एक है पितृभूमि। इसी भारत को वो 3 तरह के संज्ञाएं देते हैं। अब ये जो पुण्य भूमि है, इसका मतलब ये है कि हमारे जितने भी धार्मिक या हमारे ईश्वर के जो रूप हैं वो सब यहीं पैदा हुए हैं। इसीलिए जैसे हम यहाँ के मुसलमानों को हम कहते हैं कि वो भारत को पुण्य भूमि माने, वो मानते नहीं। वो ये मानते हैं कि उनकी मक्का मदीना है पुण्य भूमि। तो ये संघर्ष शुरू हो जाता है। तो पता नहीं किस संदर्भ में इसकी आवश्यकता कुछ नहीं थी, मोदी जी ने वहाँ कह दिया और ये इशू बन गया। और आजकल अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाके या भारत में भी मोदी जी जो कुछ कहते हैं ना, उससे फजीहत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। और ये इजराइल में हाल हो रहा है उनका जाने के बाद में। और वो पता नहीं क्यों गए हैं। पहले तो उनके जो जाने का प्रयोजन है उसे लेके ही बड़े सवाल उठ रहे हैं। एप्स्टीन कहते हैं कि मोसाद का एजेंट था, ऐसा मतलब लोग कहते हैं। हाँ, नहीं था ही, ये तो सच है। तो एक तो इनके दौरे को लेके ये सवाल उठ रहे हैं कि ये इजराइल जाके ट्रंप को सेट करना चाह रहे हैं। चूँकि ट्रंप और इजराइल के नेतन्याहू के संबंध बहुत अच्छे हैं, इनको ये लग रहा है कि अगर मैंने ट्रंप की नाराज़गी दूर करनी है, जो उसने सार्वजनिक रूप से कहा भी है कि वो मुझे खुश करना चाह रहे थे, तो वो नाराज़गी आजकल है, तो उन्होंने ये रूट चुना है वाया इजराइल, नेतन्याहू वाला, इजराइल के जरिए। तो
अब पता नहीं सच क्या है, लेकिन जो वो खुद तो बताते नहीं। इजराइल वैसे थर्ड सबसे बड़ा सप्लायर है हथियारों का भारत को, जो सप्लाई करता है। हाँ, तो उस खैर डील, डिफेंस डील होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे ये नेतान्याहू, जिसका नाम बीबी भी बोलते हैं उसको, उसका घर का नाम बीबी है, तो बीबी से बातचीत करेंगे और ये कहेंगे कि जो हमारे आका बैठे हैं ट्रंप साहब, उनको हमारी तरफ आप सॉफ्ट करो, चूँकि वो बहुत ज़्यादा नज़ला गिरा रहे हैं। अब ये क्या यहीं पे आपके सोलर इक्विपमेंट्स थे, उन्हीं पे 118% की उससे गठबंधन से एक हमारा सोलर का गठबंधन बनाया जी भारत ने, उससे अमेरिका पहले बाहर हो गया था, और अब उन्होंने इन पे 126% टैरिफ लगाया। हाँ, तो इनका एक तो दौरे के जो वहाँ का प्रयोजन, जो उद्देश्य है, उसको लेके ही कई सवाल उठ रहे हैं, चीज़ें साफ नहीं है। दूसरी बात यह है कि वहाँ जाने के बाद में एयरपोर्ट से उतरते ही जो विषय बना उनकी भाषा को लेके बना है, तो मैंने एआई से जानकारी लेनी चाहिए थी कि भाई कम्युनिकेशन क्या हुआ है नेतान्याहू के और मोदी जी के बीच में, वो बता देते हैं कई बार शब्द क्या है, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। अच्छा, समझ में नहीं आया ना, उनके समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि कोई 2-4 औपचारिक बातें हुई हैं, लेकिन वो समझ से बाहर की बातें हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने अपनी बातों में उन्होंने ये कहा, मोदी जी ने सारा, तो ये सारा से आगे पीछे भी कुछ कहा है क्या उन्होंने? है ना, चूंकि सारा तो उन्होंने ऐसे कहा जैसे मतलब कोई बहुत ही पुरानी रिश्तेदार हो। नहीं, वो जो बीवी है उसकी जो बीवी है, उन्होंने सैफरन कलर का पहन रखा था, बीबी की बीबी। हाँ, बीबी की बीवी ने, और मोदी जी ने स्क्वायर एक वो रुमाल सा नहीं डालते हैं जी, वो उसी कलर का डाला हुआ था। तो नेताओं ने कहा कि आपने जो पहन रखा है उसी कलर का मेरी बीवी ने, वो मैचिंग हो रहा है। तो वो बस थोड़ा सा 1 मिनट का संवाद था, और उस पर मोदी जी बहुत हंसे उस बात पे। तो उनकी अंग्रेजी, उनकी भाषा और उनका जो एटिकेट है उस समय का, उसको लेके बहुत सारा बवाल मचा हुआ। और इस बवाल में क्या होता है कि जो काम की बातें वो छुप जाती हैं। ये तो ये अच्छा है, भारत के लिए बहुत अच्छी बात यह है कि काम की बात कुछ होनी नहीं है, कुछ है ही नहीं। तीसरा बड़ा मुद्दा ये बना कि जब वो पार्लियामेंट को वहाँ की एड्रेस कर रहे थे, तो वहाँ का विपक्षी दल जो था वो उठ के चला गया। हालांकि ऐसा कह रहे हैं कि जब मोदी जी ने बोलना शुरू किया तो वो वापस आ गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब इन्होंने उनको कहा कि अब नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो वो उठ के चल दिए। अब गोदी मीडिया तो कह रहा है कि उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया खड़े होके। तो भाई ये तो एक सामान्य शिष्टाचार है कि जितने भी लोग वहाँ बचे हैं वो खड़े होकर स्वागत करेंगे। तो इस बार गोदी मीडिया ना बेचारा, उसको मिल नहीं रहा कुछ बहुत ज़्यादा। हालांकि एक चीज़ मिल रही है, अगर वो चाहें तो मोदी जी को उनकी पार्लियामेंट का सबसे बड़ा सम्मान मिल गया। तो उनके जो मुकुट हैं उसमें एक नगीना और इजराइल का सबसे बड़ा सम्मान मिल गया। हाँ, तो मेडल सा बना रहे थे उनको। तो ये तो चलो गौरव की बात और उपलब्धि है, इसके लिए उनको भी बधाई है और पूरे देश को बधाई है कि अगर उन्होंने सम्मान हमें दिया है तो बड़ी बात है और देना भी चाहिए। चूँकि आज़ाद भारत में वो ऐसे पहले प्रधानमंत्री जो इजराइल गए थे और दूसरी बार भी जाने वाले वही हैं, तो ये तो उनका बनता भी है। तो उनकी ये जो भाषा को लेकर ये जो हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है विदेश नीति का कि वहाँ जाकर वो ऐसे आदमी के साथ खड़े हुए बीबी के, जिस पे 80,000 फिलिस्तीनियों के मर्डर का चार्ज है, जो मारे हैं उसने, उन्होंने 25,000 बच्चे भी हैं। पीछे रिपोर्ट आई थी सर, ऐसे हथियारों का उन्होंने वहाँ इस्तेमाल किया जिससे इंसान गल गया, मतलब जहाँ विस्फोट हुआ वहाँ हड्डियाँ भी नहीं मिली उनकी। तो अब उनकी भाषा को तो छोड़ दूँ, सारी चीज़ों पे तो मजाक की बातें बाद में कर लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या भारत की विदेश नीति में आमूलचूल परिवर्तन आज? हाँ जी, पहले हम फिलिस्तीन के साथ थे, हाँ, अब हम इजराइल के साथ। इजराइल दोस्त है हमारा। इसके अलावा हम अफगानिस्तान के तालिबानियों के साथ भी हैं। बिल्कुल हैं जी, हम तालिबानियों के साथ रिलेशन है। तालिबान भी आतंकवाद का पर्याय रहा है और नेतान्याहू तो अभी के हैं। बीबी ने तो उनका वहाँ बहुत विरोध है, जैसा विरोध मोदी जी का भारत में है, ठीक वैसा ही विरोध नेताओं का इजराइल में है। अब प्रश्न ये उठता है कि उनके विरोध को तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये जो भारत की विदेश नीति की धारा बिल्कुल बदल गई है पूरी तरीके से, कि आज हम अत्याचारियों के साथ, आतंकवादियों के साथ खड़े दिख रहे हैं। इसका भविष्य क्या होने वाला है?
देखिए शुरुआत कब हुई थी कि जब हम गरीब राष्ट्र थे, हमारी कोई पहचान नहीं थी, तब भी हमने ना तो हम अमेरिकन ब्लॉक में गए ना हम रशियन ब्लॉक में गए, ऐसी स्थिति थी। और हमने एक गुट निरपेक्ष देशों का नेतृत्व किया, भारत ने किया उसमें। तो उस समय भी हमारी इतनी बड़ी हैसियत थी। लेकिन आज जब हम विश्व की चौथी या पांचवी अर्थव्यवस्था होने का दावा करते हैं तो हमारा नहीं पता हम किसके साथ हैं। हमारा कोई दोस्त उस तरह का रहा नहीं। अब ईरान से हमारे रिलेशन थे और वो जब भी पाकिस्तान अपने बात करता था कश्मीर की, तो ईरान खड़ा होता था मुस्लिम राष्ट्र होते हुए कि भाई नहीं, ये भारत का है। आज हम उस ईरान के भी खिलाफ हैं इजराइल का साथ देके, क्योंकि उन दोनों देशों में संबंध ठीक नहीं है, शत्रुता की भावना है। तो ये जो स्थिति बन गई है भारत की पूरे इसमें कि एक तरफ तो हम बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बनते जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम दुनिया में हमारी नेतृत्व करने की कहीं कोई भूमिका नहीं रही, बल्कि हम ऐसी स्थिति में आ गए कि हमारी टैग लग गया कि हम पिछलग्गू हैं, जो अमेरिका डिक्टेट कर रहा है। इवन हम इजराइल जैसे छोटे से देश की मतलब चिरोरी करनी पड़ रही है जी, आप ये देखिए। हाँ बिल्कुल करनी पड़ रही है। और उसमें अब नरेंद्र मोदी जी ने अपने आचरण अब इतने उन्होंने कशीद, या तो एक संतुलित रवैया वो अपना लेते हैं। ठीक है, आप प्रधानमंत्री हो, एक देश के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में जा रहे हो, सभी देशों से आप नेताओं ने कहा कि ये दरअसल प्रधानमंत्री से ज्यादा एक बड़े भाई है मेरे, वो भी बहुत मोदी जी से ऊंचे दर्जे। हालत उसकी भी मोदी जी से कोई बहुत अच्छी नहीं है। उस पर भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगे हुए हैं, बहुत बुरे हाल है। और बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि वहाँ के विपक्ष ने क्यों इसका बाइकआउट किया। वो नरेंद्र मोदी का बाइकआउट नहीं है, वो बाइकआउट इस चीज़ का है कि वहाँ का विपक्षी दल ये कह रहा है कि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो कई मौक़ों पर आके सदन में बैठते हैं, इन्होंने उनको लाना बंद कर दिया। तो उनकी डिमांड ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट या जो हमारी जुडिशरी का हेड है उसको वहाँ पे आने दो, लाया जाए, आने दो। और वो लाएं कैसे, वो खुद ही भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। तो वो तो एक तरीके से पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखो तो वार क्रिमिनल है। नेतन्याहू को बहुत बढ़िया आदमी नहीं है, तो ऐसे आदमी के विरोध में अगर वहाँ के सदन में सदस्यों ने बहिष्कार किया चले गए, तो आप सोच के देखो। तो ये क्या इजराइल, उन्होंने तो नहीं कहा कि भी इजराइल का अपमान है कि विदेशी अतिथि हमारे यहाँ आए हुए और उनके सम्मान में आप इस छोड़ के जा रहे हो। अब हमारे यहाँ तो यही बड़ा नहीं, वो हमें उनकी यहूदी भाषा समझ नहीं, हो सकता है वहाँ की टीवी पे ऐसे ही चल रहा हो। हाँ, अब भाषा की जहाँ तक बात है, अब इस चीज़ को लेके ये तो चलिए गंभीर बात होगी। अब मजाक के मोड में आ जाए थोड़े से कि इन्होंने जो खीखी ही वाली जो कूटनीति डेवलप की है, ये वैसे सही है सर, मुझे पसंद है सच में। हाँ, मुझे कोई बात पसंद नहीं, हंस दो उस पर, बढ़िया है। उसके देखिए, जब देश की बेइज्जती, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना वो रखो जो आपकी तर्जुमा कर दे वहाँ पे। हाँ नहीं, तर्जुमा अच्छा है। देखिए अगर भाषा, देखिए कम्युनिकेशन स्किल है सर। आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, तो ये कम्युनिकेशन गैप है। मेरे साथ एक ट्रांसलेटर हो, कोई बुरी बात नहीं है सर, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन मैं कुछ और बात कह रहा हूँ। उनकी जिस अंग्रेजी को लेके लोगों ने खिल्ली उड़ाई है, और हमने भी उड़ाई है, हमने भी मजे लिए, लेंगे भाई, क्यों ना लें। अब मिल रहे हैं तो लेंगे। तो वो कब की अंग्रेजी है कि जैसे वो किसी से मिले, तो उसमें तो कोई लंबी चौड़ी अंग्रेजी की जरूरत नहीं है। उसमें कौन सा आपने कोई सिविल सर्विस की परीक्षा देनी है। हेलो हाउ आर यू बोल रहे हैं, वो एक प्लीजेंट्री एक्सचेंज है कि आप छोटी छोटी, और आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कब आए, है ना, और कैसा आपका सफ़र रहा, मतलब छोटी सी। अब ये चीज़ें भी हमारे वो व्यक्ति जिसने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है, और जाहिर सी बात वो इंग्लिश मीडियम में क्या होगा, है ना, तो या उनको हमारे इतना ताम झाम है, 12 साल वो चीफ मिनिस्टर रह लिए, क्या ये रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वाली जो अंग्रेजी है सच में कि स्टेशन पे क्या कहना है, और होटल में क्या कहना है, और हवाई अड्डे पे कैसे बात करनी है, ये गाड़ी कब आई, ये गाड़ी कब जाएगी, ये तो उससे भी नीचे की है। आप कैसे हैं, अब वो कह रहे हैं कि जी वेलकम माय डियर फ्रेंड वाला ही। अब इसमें हंसने की क्या बात है, आप बड़े गरिमा से कहिए थैंक यू, ठीक है। लेकिन पता नहीं कहाँ से ये तरीका उनको बताया कि आपने सिर्फ ही करनी, खी करनी, यही करना है। तो मतलब इससे क्या हो रहा है कि आज ये 2026 की बात है, ये कोई ऐसा देश दुनिया थोड़ी है, इसमें सब चीज़ें सब सीख सकते हैं। सीखो ऐप आ गई, अंग्रेजी बोलने के इतने सारे ऐप हैं,
और नॉन बायोलॉजी का अगर थोड़ा सा भी प्रयास करें, अपना दिमाग विपक्ष को खत्म करने के बजाय अगर यहाँ सीख लें, विपक्ष नहीं सर, आप correct कांग्रेस करिए को बात खत्म करना, कांग्रेस को, हाँ उनको शिकायत है, ये बहुत बड़ी शिकायत है हाँ कि विपक्ष के नाम पे कांग्रेस को बचा जाते हैं। तो जब भी कोई बुरी बात कहने आप कांग्रेस बोला करो। अच्छा, आप देखो ना कि जैसे वो उतर रहे हैं, अब चूंकि वो पत्नी नहीं है उनके साथ में, तो वो अकेले उतरते हैं, और जो भी उनको रिसीव करना आता है वो अपनी पत्नी के साथ आता है आमतौर पे। अब वो जो इस तरह की बातें करते हैं, आपने कभी सोचा वो करते क्यों हैं? उनको खुशी मिलते हैं, नहीं नहीं, वो इस देश के लोगों को दिखाते हैं, हमें एहसास कराते हैं इस बात का कि तुम जो मुझे कुछ नहीं समझते ना, ये खारिज कर रहे हो। खासतौर से ये देखो, मैं इंग्लिश भी बोल रहा हूँ और मेरे साथ क्या हो रहा है। और पता नहीं मजाक में कहा कि या सीरियसली कहा है, उस बीबी ने, नेतन्याहू ने एक चीज और बताई है कि नरेंद्र मोदी का विश्व को एक सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो है मोदी हग शब्द का ये इस्तेमाल पढ़ रहे हैं, वो पीछे हट रहा है, वो फिर भी गफियां पढ़ रहे हैं उसके। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये उसने वास्तव में तारीफ की है तो उसका धन्यवाद, लेकिन अगर वो हमारी खिल्ली उड़ा रहा है अंदर ही अंदर मोदी हग, यानी पिछले 14 वर्षों में नरेंद्र मोदी की वैश्विक स्तर पर कोई अगर उपलब्धि है तो वो है मोदी हग, मतलब वो इससे पॉपुलर हो गए। इसका मतलब इस हग की, इस आलिंगन लेने की बात को दुनिया भर के जब और लीडर्स आपस में मिलते होंगे वो भी चर्चा करते होंगे। यहाँ हग से कुछ और लगा लेते हैं लोग कि तुम्हें कितनी देर लगाया, तुम्हारी कितनी बार थापी मारी, वो जो करते हैं ना ऐसे करके, तो हो सकता है मजाक करते और इनके सामने ना करते हो। हाँ। ये भी है क्योंकि उनके कल्चर में नहीं है गले पड़ना ना, इनको एक्चुअली पता नहीं चलता। अब वो बाइडेन वाला देखे कितना बढ़िया वो था कि जब उन्होंने कहा था भाई जो शराब नहीं पीते उन्होंने दूसरे हाथ में लेना होता है गिलास, और जो पी लेते हैं वो टोस्ट वो करते हैं उस हाथ से करते हैं, तो ये उस पर भी मतलब इसमें कोई हंसने की बात नहीं। उसने क्या किया कि आई एम नॉट किडिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, बताऊं ये उस पर भी हंस पड़े फिर ही अब इतनी बेइज्जती आप कराओगे, मतलब उस आदमी को तो पता चल गया ना। अच्छा, होता क्या है धर्मेंद्र जी, अंग्रेजी के साथ क्या दिक्कत है कि जैसे मैं अमेरिका गया 2 महीने रह गया, तो मुझे वहाँ के लोगों की, नेटिव्स की अंग्रेजी समझ में नहीं आई। ठीक ठाक अंग्रेजी है, हमें पता है सारी, और लेकिन वो जब बोलते हैं ना तो रिडक्शन में बोलते हैं, शब्दों को जोड़ देते हैं। अब जैसे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरे जिले में जाएंगे तो आप वैसा जिसे हम हिंदी सिखा रहे हैं उसे हम कहेंगे आप कहाँ जा रहे हैं, ये है। तो स्टैंडर्ड तो उसने ये सीखा। अब आप जाओगे कहीं आंचलिक प्रभाव उस पर आने शुरू हो जाते हैं। अब हमारे बिजनौर बोले आप कहाँ जा रहे हो, वो कहेंगे काकू जा रही है। अब काकू जा रही है किसी की समझ में नहीं आएगा, चाहे बेशक कितनी हिंदी पढ़ रखी हो, ठीक है, ऐसे ही आ जा, होंको मत जाइयो, तो ऐसे ही वो बोलते हैं। इतना सा ही फर्क है बस। तो हमें ये तो और भी आसान है, 10-12 चीज़ें ऐसी जो हैं वो सीख लेनी चाहिए पहले। और ये डिप्लोमेसी के लेवल पे ये पूरा एक सिस्टम होता है कि जब 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं कई कितने भी मौक़ों पे, तो उनको ब्रीफ किया जाता है कि आपने कितनी डिस्टेंस बनानी है, कैसे हाथ मिलाना है, दबाना तो नहीं है, या उनके साथ में उनकी बेगम, तो उनकी जरूरत नहीं है जी, मोदी जी को सब पता है। हाँ, बस यही तो मार खा रहे हैं, वो सब पता है। वो हमें तो पता है कि इनको सब कुछ पता है, लेकिन बाकी दुनिया को नहीं पता कि इनको कुछ पता है। तो इनको पता नहीं किसने समझा दिया है कि आपने हर बात पे हंसना है, या तो इनके दिमाग में बैठ गई कि अब हम मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है हंसने वाली ही बातें होंगी सब। लेकिन ऐसे में अगर कोई गलती से कोई और बात बता दे कि भाई मैं आई एम हियर टू वेलकम यू बट माई फादर हैज़ एक्सपायर्ड, और वो ही कर दें, तो वो तो कह रहा है कि भाई मेरे पिताजी का देहांत हो गया और यहाँ करेंगे, तो उस समय तो बड़ी स्थिति विकट हो जाएगी, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग सिर्फ हंसने हंसाने की है। तो कुल मिला के अभी तक हम मजाक नहीं उड़ा रहे इस बात का, लेकिन ये गंभीर विषय है कि आप 2 टर्म पूरी और 2 साल ये इस देश का शासन संभाल चुके हो, और अभी जैसा आपके भक्तों को और आपको खुद विश्वास है कि अभी कहीं नहीं जाने वाले। 247 तो मेरी सलाह ये है कि कोई भी उम्र कुछ भी सीखने के लिए बड़ी नहीं होती कि भी अब आप 75 के हो गए तो आप कुछ सीख नहीं सकते। तो एक तो इनको भारत सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए कि ये अंग्रेजी की ट्रेनिंग दिला दें, बेसिक ये, उसके बाद तो ट्रांसलेटर बैठ जाएगा। अंग्रेजी ट्रेनिंग तो दिला दें जी, एक उम्र के बाद है ना दिमाग उतना एक्टिव नहीं रहता है जी, आम आदमी का नहीं रहता। हाँ, भले ही मोदी जी महामानव हो लेकिन है तो बेचारे बुजुर्ग ही,
हम मतलब उनको ऑफिशियली सीनियर सिटीजन मान सकते हैं जी हम, तो उनसे ऐसी उम्मीद नहीं की। वो डॉक्टर सतीश त्यागी नहीं है जो मतलब 4 नई चीजें रोज इस मामले में आप उनका अपमान कर रहे हो। ये नहीं कह सकते कि उनकी सीखने अभी मैंने देखा किसी उसमें कार्यक्रम में वो ऐसे बैठे हुए थे, तो वो NSG वाले आए और उनके कमर में भी दर्द रहता है, मतलब उनके पीछे वो लगाई सीट उन्होंने बैठने में, मतलब उनको दिक्कत हो रही है अभी, तो इसका मतलब प्रॉब्लम में है कुछ। अच्छा, तो मेरे लिए खैर ये मुझे नहीं पता था। देखिए मैं डॉक्टर भी रहा हूँ, तो पर वो हमें जो बताया वो जिंदा शरीरों के बारे में, बायोलॉजिकल बॉडीज़ के बारे में बताया जाता है वहाँ। अब जो नॉन बायोलॉजिकल हो तो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं थी जी, कि भाई जो लोग अलग प्रोसेस से दुनिया में आए हैं, उतारे गए हैं, अवतारों के शरीर को लेके तो वहाँ कुछ होता नहीं, ना ही कोई अवतार अपनी बॉडी डोनेट करता मेडिकल कॉलेज में कि उससे कुछ अध्ययन हासिल कर लें। तो लेकिन हमें ये मान के चलते हैं, वो खुद को बेशक नॉन बायोलॉजिकल मानने, हम अभी भी ये मानते हैं, हम उनके माता पिता को पूरा सम्मान देते हैं और हम ये मानते हैं कि वो जैसे और लोग मतलब जैविक हैं और उनके शरीर पे भी उम्र का प्रभाव पड़ता है। अब उनकी जो बोलने की क्षमता, उस पर बोलते बहुत सारे शब्दों खाए जाते हैं वो, है ना, पड़ता है जी। हाँ, और एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी कि बाहर जाते और विशेषकर जब कोई पुरुषों के साथ महिलाओं की उपस्थिति हो तो उनकी चेहरे की रंगत देखने लायक, वो खुश बहुत होते हैं उस समय। सर वो एक मतलब ह्यूमन टेंडेंसी है, इसमें भी उनका दोष नहीं है। मतलब एक आदमी जो मैरिड कपल होते हैं और एक जो अनमैरिड मैन होता है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, देखिए वो है तो इंसान ही, तो वो उसके खुशी बनती है जीवन में, कोई मतलब मैं कुछ अजीब नहीं देख रहा। नहीं, चलो आप स्वतंत्र हो, पर महिलाओं की उपस्थिति मैंने इस संदर्भ में नहीं गई थी। हो जाता है कई बार, है ना, कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है। हाँ, और मोदी जी को ऐसे माफ किया जाना चाहिए। अब जैसे मुझे तो कल बड़ा अजीब लगा, जैसे वो मिले उनसे और उसके बाद पत्नी का नंबर आया, बोले सारा। तो पता नहीं क्या सारा से इतनी पुरानी मित्रता का, कोई कॉलेज टाइम की थी या क्या था, कब मिले थे, या डी सारा मैचिंग का पहन के आई। हाँ। तो दरअसल वो क्या है, वो जिस सभ्यता में पले बड़े लोग हैं वहाँ कोई पर्सनल बातें तो होती नहीं, है ना, तो वहाँ यही चीज़ें होती हैं कि आपका जूता बहुत अच्छा लग रहा है, आपका कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा है। एक मैं आपको बताऊं, एक बार बीपी सिंह बतौर प्रधानमंत्री रसिया की यात्रा पर गए थे, तो उनकी पत्नी का नाम था सीता। अच्छा। बीपी सिंह की पत्नी का नाम सीता था। तो बीपी सिंह जो पजामा पहनते थे वो चौड़ा होता पजामा, वो बैगी टाइप का पजामा पहनते थे। तो वो जो रशियन प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट जो भी थे, उनकी पत्नी को वो उन्होंने जब देखा ना वो पजामा, तो वो थोड़ा अजीब लगा उनको, वो मतलब इस तरह की ड्रेस देखी नहीं थी कभी भी उन्होंने। तो इस पर काफ़ी चर्चा हुई वहाँ पे। अच्छा, क्या जी? यही कि भाई ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है? तो फिर उनको ब्रीफ किया गया जी, ये ट्राउज़र है ना, और थोड़ा चौड़ा हो गया है। तो विदेशों में तो इन चीज़ों पे, और अब देखो कितने साल बाद प्लाजो ऐसे ही छोटे छोटे पजामे लेडीज पहनती है। फैशन तो लौट के आता ही आता है। तो कहते हैं आदमियों के पास ये एक पजामा ही था जो लेडीज ने ले लिया है। हाँ। तो नरेंद्र मोदी जी, अच्छी बात यह है कि वो मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच में भी वो हंसाने की क्षमता रखते हैं, है ना। और गंभीर बात यही है कि भारत की छवि जो है आज वो और तरह की हो गई है, और सच में ये नया भारत है। जिस तरह का भारत मैंने देखा था, आपने तो खैर बहुत ज़्यादा उतना नहीं देखा, आपसे 20-25 साल ज़्यादा मैं देख रहा हूँ उस चीज़ को। तो जिस भारत, हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा कि हमारे जो मूलभूत सिद्धांत हैं वो भी बदल जाएंगे। बिल्कुल, हालांकि आप लेकिन एक दिक्कत है सर, हम जिस गुट में शामिल होना चाह रहे हैं, अमेरिका की अगुवाई में हम भाई इजराइल से दोस्ती कर रहे हैं, इधर उधर से दोस्ती, लेकिन अमेरिका के जो प्रेसिडेंट वो तो हमें नहीं काट रहे ना जी। दिक्कत ये है, मान लो आप मेरे से दोस्ती करना चाह रहे हो, मैं भी चाह रहा हूँ, तो ये तो बनती है बात। अब आप किसी तीसरे आदमी के साथ लगे हुए कि आपसे दोस्ती करा दे, वो बनती नहीं सर बात। यह दोस्ती का तो प्रश्न ही बहुत ही गंभीरता के साथ, मतलब यहाँ तो केस निपटाने वाले मामले हैं। हाँ। कि जी आप फंस गए हो, मैं फंस रहा हूँ, कुछ कर दो, ये देख लो। एप्स्टीन फाइल की आप डिटेल पढ़ोगे तो बड़ी अजीबोगरीब है। एप्स्टीन फाइल की लोग डिमांड कर रहे हैं, बाकी फाइलें और खोलो उनकी। आएंगी सारी, अभी तो शुरुआत भर हुई है। और ट्रंप पूरी मित्रता निभाएंगे, ये भी आप भरोसा रख कर चलो, क्योंकि ऐसे लोगों की मित्रता को कोई अर्थ नहीं होता। और ये जो बीबी है इजराइल वाला, ये भी ऐसा ही है, और ट्रंप भी ऐसा ही है।
खुशी की बात यह है कि आज भारत का नेतृत्व भी ऐसा ही व्यक्ति कर रहा है जिसे कोई झिझक नहीं होती इस बात में कि भारत जिस नैतिकता के लिए, सत्य अहिंसा के लिए, वसुधैव कुटुंबकम के लिए जाना जाता था, आज उसको आपने उठा के ऐसी जगह पटक कर रख दिया है कि अब सदियां लग जाएंगी भारत को वो गौरव हासिल करने में। मैं धर्मेंद्र जी एक बात करता हूँ, जब ये आप कांग्रेस का विरोध, कांग्रेस एक कंसेप्ट है, किसी भी संगठन में, भाजपा समेत बता रहा हूँ, आरएसएस समेत बता रहा हूँ, उसमें व्यक्ति करप्ट होते हैं, विचार करप्ट नहीं होते। कंसेप्ट तो एज सच रहती है। तो आइडिया ऑफ इंडिया या जो भारत की कल्पना थी उसमें किन महान लोगों के द्वारा वो निर्मित हुई है। शांति की बात अगर करिए तो वो शांति की बात करने वाले नेहरू पहले व्यक्ति तो नहीं थे। शांति की बात तो गौतम बुद्ध और महावीर के टाइम से शुरू होगी, सबने किया जी, है ना। हर दुनिया के हर और मानस की एक जात, सारी दुनिया के प्राणी एक हैं, ये चीज अब से शुरू नहीं हो रही है, हजारों साल से चल रही है। और भारत में जो लोग पैदा हुए इस धरती पे, उनके विचार हैं सारे के सारे। तो वो जो पूरा थॉट है एक कि सारा विश्व हमारा परिवार है और हमें आपस में प्रेम से रहना है और धर्म और जाति महत्व नहीं रखते, ये जो सारी अच्छी चीज़ें, और हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास करते हैं, ये किसी नेहरू या गांधी या नेहरू परिवार की चीज़ नहीं है, ये भारत की परंपरा है। इसको नेहरू ने अपने टाइम में बढ़ाया और बढ़ता ही चला गया। लेकिन 2014 के बाद भारत की भाषा बदली, और इस बदली हुई भाषा को हमारे बहुत नौजवानों ने, लोगों ने सराहा। वो क्या भाषा थी कि अब वो भारत नहीं है जो सब कुछ सहन कर लेगा, घर में घुस के मारेंगे। अभी उस लड़के का वीडियो वायरल हो रहा है, हमने देखा होगा, जो ये कह रहा था कि पहले अमेरिका कहता था हमें तू क्या है, तू क्या, अब हम कहते हैं तू क्या है बे। अभी उसका एक और वीडियो जारी हो रखा है। वो कह रहा है कि देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अव्यवस्थाएं, गंदगी, कच्चा, कई चीज़ों पे बात की उस लड़के ने, और हम सच में विश्वगुरु हो गए हैं। तो 2014 में जो लड़का, जो यूथ है, जेन जी जिसको बोलते हैं, वो 2014 से लेके 24 आते आते सर 26 आते आते उसके विचार पूरी तरीके से कन्वर्ट हो चुके हैं। उसको समझ होगी ना, उसको बोध हो गया। उसको पहले यही बताया गया था कि भारत प्रगति के मार्ग पर चला ही अब मोदी जी के बाद, पर उससे पहले बिल्कुल ब्लैक पीरियड था और कोई पहचान नहीं थी भारत की, कुछ भी नहीं था। वो ये ज्ञान दिया किसने? इनकी आईटी सेल ने और इनके लोगों ने। लेकिन उसको 10 साल में उस लड़के को पता लग गया कि हम कहाँ थे और कहाँ, मतलब आप, हालांकि अगर वो लड़का अपने स्तर पे चीजें करता और कोई उससे समझाता तो ये 10 घंटे की बात थी। उसको 10 साल लगे, मुझे इस बात का अफसोस नहीं हो रहा है। उसका दिमाग का बेचारा लड़का, कुछ ऐसे हैं, खैर उसकी भी क्या करें कि कुछ ऐसे हैं जिनकी अभी तक भी समझ में नहीं आ रहा है। बूढ़े बूढ़े लोगों के नहीं आती है ना, जो उम्र के अंतिम पड़ाव है उनको समझ नहीं आ रही जी, आंखें बांध रखे बेचारों की। तो जो कुल मिला के हमारे फंडामेंटल्स थे इंडिया के, उनको पूरी तरह पलट दिया गया, और नए क्या हैं वो हमें पता नहीं चल पा रहे। आप घर में घुस कर मारो, बिल्कुल मारो, लेकिन आप चीन को नहीं मार पा रहे। आपका विदेश मंत्री ये कह रहा है वो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, मुझसे कैसे लड़ाई? नहीं, सच बोल रहे हैं जी। ये मतलब अगर मैं तो कहता हूँ बीजेपी आरएसएस को चीन से एक ऐसा एग्रीमेंट करना चाहिए, बसें भर भर के इन मूर्खों को वहाँ एक बार दिखा के लाओ। मतलब इनकी आंखें फटी फटी रह जाएंगी, पता चल जाएगा इनको दुनिया कहाँ पहुंच रही है, हम कहाँ पहुंच रहे हैं। तो जब तो दुनिया विज्ञान की तरफ जा रही है, यहाँ बाबाओं की तरफ जा रहे हैं जी लोग। जब धर्मेंद्र जी हम वास्तव में हम विश्वगुरु थे, आर्थिक रूप से हम बहुत बड़ी शक्ति थे, वैश्विक अर्थव्यवस्था में हमारा 24-25% का कंट्रीब्यूशन था, और भारत इतना महान था, सोने की चिड़िया थी कि विदेशी लोग आए यहाँ, कोई भी बाहर से क्यों आएगा, आए जी, कंपटीशन रहा यहाँ पे, आगे दुनिया भर के लोग यहाँ पे आए। तो हम वैसे महान लोग थे, लेकिन हमारी महानता का आधार ये था कि इस धरती ने, इस भूमि पे बहुत महान लोग पैदा हुए थे। मैं एक खान सर, यहाँ एक ऐसा धर्म पैदा हुआ जिसको सारी दुनिया ने अडॉप्ट किया, बुद्धिज्म, हमने उसको छोड़ दिया। तो हमारी प्रतिष्ठा इसलिए थी कि हम कुछ मूल्यों के लिए खड़े थे, हमारी पहचान, हमारी नैतिकता थी, लेकिन आज वो हमने पूरी तरीके से बर्बाद कर दी। आज भारत का कोई आइडियोलॉजिकल स्टैंड कहीं नहीं है। आज हम तालिबान के साथ खड़े हैं, आज हम इजराइल के उस हत्यारे के साथ में खड़े हुए हैं, ये हमारी पहचान है। लेकिन भारत के लोगों की ये विशेषता रही है, बेशक आप बेरोजगारी, महंगाई को लेकर के आंदोलन देखते हैं आप इस देश में, वो इसलिए नहीं देखते कि वो उनको ये समझ में आ गया कि ये बहुत सेकेंडरी चीज़ें हैं। पैसा आपके पास है तो ठीक है, उसको पाने का प्रयास भी करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो उसके लिए आप गलत तरीके नहीं आजमाओगे। आप सोच के देखिए, 85 करोड़ के देश में कभी आपने कुछ देखा है?
भूखे लोग क्या अपराध नहीं कर देंगे दुनिया में, लेकिन यहाँ तो कमोबेश शांति है, कोई बहुत बुरी स्थिति तो नहीं ना है। नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है, 150 करोड़ में दिक्कत नहीं है। जहाँ 60% लोगों के सामने रोटी का सवाल है, वजूद का सवाल है, कुछ नहीं उनके पास में, और वो बिल्कुल शांति से जी रहे हैं। वहाँ कोई सिविल वार नहीं हो रही, कोई गृह युद्ध नहीं हो रहा। ये क्यों नहीं हो रहा? ये आज का ज्ञान नहीं है, ये सदियों का ज्ञान है जो उनके डीएनए के थ्रू उन तक जा रहा है। उनको ये विश्वास है कि अगर हमारी ये हालत है तो ये भगवान की बनाई हुई है। बहुत लोग मैंने ऐसे देखे इस समाज में कि जिनके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार बेईमानी से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो इसलिए भूखे सो जाते हैं आराम से, या कम साधनों में गुजारा कर लेते हैं कि नहीं, हमारे बाप दादाओं ने हमें कुछ और सिखाया। तो वो जो वैल्यूज़ की बात है, जो आइडियोलॉजी की बात है, जो एक मॉरलिटी की बात है, भारत ने वो सारी चीज़ें इस नए दौर में गंवा दी। चिंता की बात यह है। अभी एक वो खान सर हैं सर, बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका एक वीडियो देख रहा था मैं, उसमें वो कहते थे कि आप किन लोगों से उम्मीद कर रहे हो, जो गली, जिनकी घर के बाहर एक ठेकेदार गली बना रहा है और उसमें वो घटिया गली का बना रहा है, हम उसको नहीं टोक सकते। गली में कचरा फैलाते हुए हम एक सेकंड नहीं हिचकते, हम अच्छे स्कूल नहीं मांगते, हम अपना काम ईमानदारी से नहीं करते, और हम है ना महात्मा गांधी को गाली दे देते हैं घर बैठे बैठे। बोलो इन लोगों से बदलाव के बोला क्या उम्मीद करोगे आप, जो महात्मा गांधी को तो गाली देता है और अपने सामने जो करप्ट और भ्रष्ट नेता है उसको कुछ नहीं कहता जी, उसका उसके घर में कुर्सियां बिछाता है, वो स्वागत करता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, कोई गलत बात नहीं इसमें, क्योंकि वो चीज़ें हमें सिखाई नहीं गई हैं। कल परसों में कोई वीडियो देख रहा था कि सिक्किम तो भारत का प्रदेश है जी, उसने ये कहा, उसका शीर्षक ये, अगर आप सिक्किम में हैं तो सावधान रहें। मैं सोचा पता नहीं क्या बात है। तो सिक्किम के अंदर आप सड़क पे कोई चीज़ नहीं फेंक सकते। स्वच्छता में एक बहुत उत्तम प्रदेश है जी वो। तो उसने क्या करा था, किसी ने कोई चीज़ डाल दी वहाँ, तो वहाँ जो पुलिस थी या कोई आदमी था उसको बुला के लाई और इसको साफ करो। जापान में एक्चुअली कल्चर होता है जी, जापान में आप सार्वजनिक रूप से एक भी डस्टबिन नहीं है जी वहाँ पे। तो जैसे हमारे वालों की आदत है वो कि खा के और रैपर डालने के लिए जगह देख रहे थे, चूँकि जापान में थे, नहीं तो आप वहीं फेंक देते हैं। तो उन्होंने जब किसी से पूछा कि यहाँ डस्टबिन क्यों नहीं है, तो उन्होंने बताया जी पूरे जापान में डस्टबिन नहीं मिलेगा, हमारी आदत है हम बाहर अगर कुछ भी खाएंगे और कूड़ा है तो हम उसको अपने साथ कैरी करके अपने घर पे ले जाएंगे और घर से अगले दिन फिर वो रिसाइकिल होने के लिए जाएगा। तो कल्चर है जी वहाँ का। यहाँ तो अभी मैं देख रहा था कौन से घाट की बात है, और वो सफाई चल रही है घाट पे स्वच्छता अभियान में, और वो सारा जो कूड़ा है वो नदी में डाल रहे हैं ऐसे करके। हम तो उस देश के लोग हैं सर। देखो अमेरिका और यूरोप के लोगों को हम बहुत महान मानते हैं, अपने आप से बहुत बड़ा मानते हैं, उसको लेकर हमारी हीन भावना भी रहती है, लेकिन वो देखिए जब वो अपने कुत्तों को बाहर ले जाते हैं, हाल तो डॉग्स पार्क बने हुए और सब जगह आपको पॉलीथीन मिल जाएगी, जेब में ले जाते हैं जी। उस पढ़े लिखे अंग्रेज को जिसे हम बहुत बड़ी चीज मान रहे तोप, वो अपनी पॉलीथीन से उस कुत्ते की गंदगी साफ करता है। हमारे यहाँ लोग सुबह उठते हैं और अपने कुत्तों को टहलाने के लिए ले जाते हैं और बीच सड़क पे गंदगी फैलाते हैं जी, सारा बीच सड़क पे करवाते हैं उसको। हाँ, तो अब लोग कह देंगे कि साहब ये सरकार के काम थोड़ी हैं। सरकार के काम नहीं है तो आप स्वच्छता अभियान क्यों चला रहे हो इतने बड़े व्यापक स्तर पे, जिस पे हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहा है? ये उसी का पार्ट है ना। बहुत सुधार की जरूरत है जी, सरकार के स्तर पे नहीं, हमारे खुद के स्तर पे भी बहुत सुधार की जरूरत है। बिल्कुल, वो तभी आएगी जब वो हमारी शिक्षा का हिस्सा होंगी चीजें। हमारा YouTube का वो गिर गया है सर्टिफिकेट, और वो दरअसल इसी से आपको एक आपके का धन्यवाद करने का भी आज बहुत मन है, क्योंकि पिछले दिनों YouTube पर गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स के 2 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हाँ, 2 लाख। और किसी भी वैचारिक, आप अगर पूरे हरियाणा की बात करो तो किसी भी YouTube चैनल पे 2 लाख एक्टिव सब्सक्राइबर नहीं मिलेंगे आपको, जो इस कदर एक दूसरे से वैचारिक रूप से हम गुथे मुथे हैं और वैचारिक अपनी जो भिन्नताएं हैं वो भी प्रकट करते हैं जी। बिल्कुल। तो उनमें हर जो यूट्यूबर है पे हमें जिसने सपोर्ट किया है वो सबका बहुत धन्यवाद है कि आप लोग 2 लाख की बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं और सक्रियता से जुड़े हैं। वो सब बहुत इतने कमेंट्स हमारे आते हैं, वो देखने लायक होते हैं। हाँ। और बड़ी गंभीर बहस होती है। कई बार तो मुझे ये लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं वो हमसे कहीं बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। अभी ये बटन सिल्वर है
और 10 लाख में मिलता है सर डायमंड बटन। तो मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि हमारे जो दर्शक हैं वो एक दिन डायमंड बटन भी यहाँ पर लगाएंगे, और वो सब के लिए आप सबका उसमें योगदान होगा। दोस्तों, बहुत सारे साथी हमें ये भी कहते हैं कि हम आपका कैसे सहयोग करें। आप चैनल को देख रहे हैं, अपने विचार हमसे शेयर कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सहयोग है। इससे बढ़कर सहयोग ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि हमने रेयर ही कभी ये कहा होगा कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेकिन आपका प्यार था, आपने हमारे विचारों को सराहा और आपको लगा कि कहीं केमिस्ट्री मैच हो रही तो आपने उसको सब्सक्राइब कर लिया। ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। पर एक बात और धर्मेंद्र जी, मुझे कई बार मैं सोचता हूँ इस दिशा में कि हमारी हर एक वीडियो ऐसा नहीं है कि वो लाखों में जाती है जी। इसका मतलब जो देखने वाले हैं उनको वो उसको मतलब कोई अंधे होके नहीं देखते नहीं। कि भाई अपने हमारे जो हम विचार लोग हैं उनकी भी वीडियो आ रही, नहीं तो हर वीडियो हमारी लाखों में जानी चाहिए। सही बात है। लेकिन कहीं वो कभी 20,000 रह जाती, 25,000 रहती, तब कहीं हम लाख उसकी चली जाती, चिंता, कहीं 2 लाख चली जाती। इसका मतलब हमारे दर्शक पूरी समझदारी से और जागरूकता से हमें कसौटी पे कसते हैं, और वो ये बताते हैं कि धर्मेंद्र जी, त्यागी जी, ये वाली वीडियो मजा नहीं आया भाई। हाँ। और जो साथी सक्षम हैं, जो कहते हैं कि हम आपकी आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ज्वाइन एक बटन है। अगर आपका मन हो, आपको लगता हो कि हम ठीक काम करें, तो आप ज्वाइन बटन के साथ भी हमारे से जुड़ सकते हैं। अन्यथा मित्रों ये भी जान लीजिए, अपने पास ना तो कोई स्टूडियो ना कुछ है, एक फोटो ये ऐप ना मोबाइल फोन और एक स्टैंड है और कुछ नहीं है, और इसी में हमारा काम चल रहा है। और खर्च के नाम पे हमारा इतना है कि त्यागी जी की किताबों का खर्च है और मेरी किताबों का खर्च है, और वो सब बढ़िया उसकी व्यवस्था है। तो आप लोग वैचारिक रूप से उन्नत रहिए। त्यागी जी कोई बात बोलें, मैं कोई बात बोलूं, उस पे विचार विमर्श होना चाहिए, क्योंकि आपके अपने विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। नहीं तो सुन कर तो हमारे कान पक गए हैं 11 साल से। एक आदमी पूरे देश को सुना रहा है और देश सुन रहा है, तो सुनने के साथ साथ आप बोलना, उसको व्यक्त करना जारी रखें। गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स की यही कोशिश है कि हम एक जिम्मेदार नागरिक बने। इसलिए आपने देखा है कि पॉलिटिक्स के साथ साथ हम वो मुद्दे भी यहाँ पे उठाते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जो हमें एक देश के रूप में बनाते हैं, उनको भी साथ जोड़े रखना ज़रूरी है इस यात्रा में। दोस्तों, मैं तो चाहूँगा सर कि जैसे कई बार वो ऐसे टीचर मिल जाते हैं, वो कहते हैं कि मैंने इसके बाबू को भी पढ़ाया, मैंने इसके बेटे को भी पढ़ाया। तो गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पे ऐसे दर्शकों की संख्या एक समय पे होगी कि पिता कहेगा कि बेटा मैं भी इस चैनल को सुना करता था हैं, मैं भी देखता था। तो और हमारे बच्चे कहेंगे कि हम देखते थे। तो आपका बहुत धन्यवाद दोस्तों। परमात्मा आपको सारी खुशियाँ दे, आप फले फूलें, आप बढ़ें, आप खुश रहें और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। भगवान आपको बरकत दे और हमारा देश खुशहाल रहे। लोग आते हैं, दौर आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन देश रहेगा, और देश के रूप में हम सब लोग भारत माता के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे रहेंगे। शुक्रिया आपका। नमस्कार। नमस्कार।